हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। आइए देखते हैं, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, न्यू अप्रोचेस टू टीचिंग। ठीक है, तो ये है क्या चीज़, ये अप्रोचेस है क्या चीज़? ये शिक्षण की वो विधाएं हैं जिसमें शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए एक शिक्षक उपयोग करता है, क्योंकि शिक्षण संबंधी भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक का या अप्रोचेस का यूज किया जाता है। किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। ठीक है, तो अगर इसको हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगी? शिक्षण की विधाएं या उपागमों का उपयोग शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं का मतलब क्या हो गया? टीचिंग लर्निंग में जो भी डिफिकल्टीज आती हैं उसको सुलझाने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, इनका प्रयोग या इसकी सहायता से किसी भी शिक्षण समस्या का एक क्रमबद्ध एवं योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि रैंडम ऑर्डर में, एक प्रॉपर ऑर्डर में इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसके बाद समस्या का समाधान खोजा जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में डिफिकल्टीज हैं उसको एक ऑर्डर में सेलेक्ट करेंगे और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ही इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या होगा? जो भी डिफिकल्टीज, जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में परेशानी हो रही है, बड़े फॉर्मूले पे वो है, तो उसको क्या करेगा? आपने देखा होगा कि उसके लिए ट्रिक आती है। ट्रिक क्या चीज है? ट्रिक ही एक न्यू अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, ट्रिक क्या चीज है? वो एक अप्रोच है। इसी जैसे हम उपागम पढ़ रहे हैं, अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, वो भी एक तरीके का क्या है? अप्रोच है। आप बड़े से बड़े सवाल को क्या कर देते हैं? शॉर्ट में करके रख देते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं कि न्यू अप्रोच। फिर शिक्षण प्रक्रिया को सरल एवं सार्थक बना दिया जाता है। जो आपका बड़ा क्वेश्चन था जिसकी डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई थी, उसको किसी एक नए अप्रोच का इस्तेमाल किया गया, उसको ट्रिक के माध्यम से क्या कर दिया गया? सॉल्व कर दिया गया। अब वो क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा आपके लिए, सरल हो जाएगा आपके लिए, और उसको आप आराम से अगली बार सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो यही होता है हमारा अप्रोचेस। इसी को हम कहते हैं नए अप्रोचेस या न्यू अप्रोचेस। ये किस किस प्रकार की हैं? ये जो न्यू अप्रोचेस हैं टीचिंग के, ये कौन कौन से हैं? अगर एक लाइन में हम देखेंगे तो पहला है हमारा बाल केंद्रित शिक्षण, दूसरा है क्रियापरक शिक्षण, तीसरा है सहभागी शिक्षण, चौथा है रुचिपूर्ण शिक्षण, पांचवा है निदानात्मक शिक्षण, छठा है बहुस्तरीय शिक्षण, फिर सातवां है बहुकक्षा और आठवां है उपचारात्मक शिक्षण। ये एक शॉर्ट का व्यू है। अब आइए इनको डिटेल में हम देखते हैं कि ये है क्या। जैसा कि नाम से ही आपको पेडागोजी में या चाइल्ड डेवलपमेंट में सब चीजें कैसी, नाम के हिसाब से आपको तुरंत पता चल जाएगा, इसलिए ये इजी है। बहुत से बच्चे इसको पढ़ने में डरते हैं, इसका सिलेबस कंप्लीट करने में डरते हैं, उन्हें डर लगता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को रियल लाइफ से जोड़ करके देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसा नाम से मैंने आपको बताया कि क्या है ये, बाल केंद्रित शिक्षण, या इंग्लिश में बोले तो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच। ठीक है, क्या नाम से ही मालूम चल रहा है कि सब कुछ इसमें जो भी किया जाएगा वो किसके लिए होगा? बच्चे के लिए होगा। और वही इसकी डेफिनेशन है, वही इसका प्रकार है कि इस प्रकार के शिक्षण में बालक ही सर्वोपरि होता है। सब कुछ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है इस टीचिंग अप्रोच में? स्टूडेंट होता है, चाइल्ड होता है, बच्चा होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत शिक्षणकार बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों एवं क्षमताओं को ध्यान में रख करके किया जाता है। जो भी उसका इंटरेस्ट है, जो भी बच्चे का इंटरेस्ट एरिया है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, उसी चीज को ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य किया जाता है। ठीक है, इसमें सहयोग के
द्वारा बच्चे को प्रोत्साहन दिया जाता है। बच्चे का व्यक्तिगत निरीक्षण करके उसकी परेशानी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अच्छा, ये सारी चीजें कर कौन रहा है? ये सारी चीजें टीचर कर रहा है, ठीक, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बच्चे के लिए जो भी सारी चीजें हैं वो उसके लिए स्वतंत्र रूप से हैं। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये है कि जो करेगा वो बच्चा अपने हिसाब से चीजों को अपनी रुचियों के हिसाब से करेगा और टीचर उसको सॉल्व भी करेगा उसी हिसाब से। इस प्रकार के शिक्षण में स्वाभाविक रूप से अनुशासन स्थापित होता है। बाल केंद्रित शिक्षण पूरी तरह मनोवैज्ञानिक होता है। बच्चे की स्वतंत्रता सबसे ज्यादा ध्यान में रखी जाती है। इंडिपेंडेंस ऑफ चाइल्ड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है इस टाइप के टीचिंग अप्रोच में, ठीक है। इस प्रकार के शिक्षण में बच्चे की सक्रिय भागीदारी समाहित होती है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है तो बच्चा ही सर्वे सर्वा है, तो वो ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। बच्चे का ही इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा होगा किसमें? चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच में, ठीक। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? जो भी चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच है उसमें रोल ऑफ टीचर क्या है? तो रोल ऑफ टीचर इन चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग, अगर शिक्षक की भूमिका की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षक की सफलता शिक्षक की काबिलियत पर निर्भर करती है, ठीक है। किस पर निर्भर करती है? उसकी काबिलियत पर निर्भर करती है। शिक्षक बच्चे को छोटे पौधे की तरह उनका पोषण करता है, उनका शारीरिक विकास, मानसिक और सामाजिक विकास सब कुछ कराता है। वो टीचर का रोल क्या होता है? एज अ गार्डनर, जैसे माली पौधों को क्या करता है? देख रेख करके उनको पोषण दे करके उसको बड़ा पौधा बना देता है, बड़ा पेड़ बना देता है, वो फलने फूलने लगते हैं। एज लाइक टीचर भी जो होता है एज अ गार्डनर क्या करता है? अपने बच्चों को शिक्षा देता है। शिक्षा, अच्छी शिक्षा दे करके उनका सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सारे विकास करता है। शिक्षक क्या होता है? मार्गदर्शक की तरह अपने साथ साथ बच्चों को सहयोग देता रहता है। शिक्षक ही बच्चे को उसका कर्तव्य बोध कराता है। कोई भी चीज, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे की, वो कौन उसको बताता है? उसका टीचर बताता है। अगर घर के बाद बात की जाए तो बच्चे को शिक्षा कौन देता है? अच्छी चीजें, उसके कर्तव्यों के बारे में, उसको डिसिप्लिन, ये सारी चीजें कौन देता है? तो एक शिक्षक ही सारी चीजें करता है। तो ये रोल ऑफ टीचर इन चाइल्ड सेंटर टीचिंग अप्रोच की बात हो गई है। अब देखते हैं, जैसे चाइल्ड सेंटर टीचिंग अप्रोच था वैसे ही टीचर सेंटर्ड टीचिंग अप्रोच है, ठीक है। जैसे नाम में आपने देखा कि चाइल्ड सेंटर था, सब कुछ बच्चा था, वैसे ही टीचर सेंटर्ड में सब कुछ क्या होगा? टीचर ही होगा। बच्चे का इसमें कोई रोल नहीं होगा, इसमें बच्चा सिर्फ पढ़ेगा। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में जो भी शिक्षण कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो शिक्षक को ही केंद्र में रखकर बनाए जाते हैं। मतलब शिक्षक को ही सेंटर बनाया जाता है। सेंटर ऑफ फोकस कौन होता है? सिर्फ टीचर होता है। इस प्रकार का शिक्षण बाल केंद्रित शिक्षण के विपरीत होता है। इसमें बालक अध्ययन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। शिक्षणकार पूरी तरह शिक्षक का हस्तक्षेप रहता है। शिक्षक ही सारे कुछ निर्णय लेगा, शिक्षक ही सब कुछ फैसले करेगा। जो भी लर्निंग टीचिंग प्रोसेस है उसमें टीचर ही पूरी तरीके से 100% इन्वॉल्व होता है, ठीक। बच्चे की किसी भी प्रकार की रुचि एवं क्षमता का ध्यान इसमें नहीं रखा जाता है। शिक्षक जो चाहता है वो वही पढ़ाता है। इस प्रकार के शिक्षण में बच्चे को अपनी अभिव्यक्ति का मौका या अवसर नहीं मिल पाता है। इस प्रकार के शिक्षण में भाई टीचर सेंटर्ड है तो जो कुछ करेगा वो टीचर ही करेगा, ठीक। बच्चे के अंदर भय निर्मित अनुशासन का माहौल बनाया जाता है। यह पूरी तरह से अमनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक। क्योंकि जब बच्चा ही नहीं, देखिए शिक्षण की प्रक्रिया पूरी तरह डिपेंड होती है बच्चे पे, क्योंकि बच्चे का ही भला होना चाहिए हर कीमत पर। जब एनसीएफ 2005 आया, जो कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें भी पूरा फोकस क्या था? चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर था।
बच्चों को स्वतंत्र छोड़िए, उनकी स्वायत्ता का ध्यान रखिए और उनकी रुचियों के हिसाब से उनका पाठ्यक्रम पूरा बनाइए। तो शिक्षण कार्य में जब बच्चा स्वतंत्र रहेगा तो उसी को एक हेल्दी एजुकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्रियापरक शिक्षण टीचिंग अप्रोच है ये, ठीक है। क्रियापरक शिक्षण मतलब एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग अप्रोच, अप्रोच अपने आप लिखिएगा आप। क्रियापरक शिक्षण बच्चे के चहुमुखी विकास, उसकी स्वयं की क्रिया, जैसे नाम दिख रहा है ना आपको कि एक्टिविटी बेस्ड है, मतलब बच्चा कुछ भी है वो एक्टिविटी बेस्ड कार्यक्रम करता है। जैसे एक छोटा सा कुछ भी आप उसको बनाने के लिए प्रोजेक्ट दे दीजिए छोटा सा, तो वो क्या करेगा, उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर के उसको कंप्लीट करेगा। तो इसमें खुद वो इन्वॉल्व होता है, खुद इन्वॉल्व होकर के क्या करता है, उसका विकास होता है। तो क्रियापरक शिक्षण बच्चे के चहुमुखी विकास उसकी स्वयं की क्रिया के द्वारा पूरा कराने पर बल देता है। इसमें अंतर्निहित क्रिया के सिद्धांतों का पालन होता है। क्रियापरक शिक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है भाई। इसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाता है, बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, बच्चा खुद उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जहां से उसको नॉलेज गेन हो सकती है, ठीक। जिसकी वजह से, क्योंकि बच्चा इन्वॉल्व रहता है, जिसकी वजह से बालक का शारीरिक एवं मानसिक दोनों विकास होता है, क्योंकि एक्टिव रहता है बच्चा, एक्टिविटी में शामिल रहता है बच्चा। जैसे कोई खेल का ही प्रोग्राम सेट कर दिया गया तो उसमें क्या रहेगा, वो एक्टिव रहेगा। जब बच्चा एक्टिव रहेगा तो उसका मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होता है। अब इसका नाम और क्या क्या है, इसके नाम को भी ध्यान कर लीजिए। कहीं एग्जाम में आया कि प्रोजेक्ट विधि क्या है, तो उसका दूसरा नाम है क्रियापरक विधि। तो प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि और खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, ये सब जो है क्या है, किसका नाम है, ये क्रियापरक विधि के ही नाम है ये सारे, ठीक है। इनको दूसरे नामों से अगर आपको पूछा जाए, एग्जाम में आ जाए, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि नहीं हमने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है। लेकिन इसके नाम याद रख लीजिएगा कि क्रियापरक विधि को प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि एवं किंडरगार्टन विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह विधि भी क्या है, बाल केंद्रित विधि है, ठीक। क्रियापरक विधि किस पर है, ये बाल केंद्रित विधि है, चाइल्ड सेंटर टीचिंग अप्रोच है। नेक्स्ट है हमारा सहभागी शिक्षण। बार बार मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि नाम से ही चीजें मालूम चलती हैं हमें, ठीक है। सहभागी शिक्षण मतलब पार्टिसिपेशन टीचिंग। अब नाम से ही मालूम चल रहा है कि जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है ये सहभागी शिक्षण है। इसका अर्थ है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सक्रिय रूप से सम्मिलित होते हैं, ठीक। कोई भी शिक्षण प्रक्रिया तभी सफल होगी जब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक समान रूप से सहभागिता करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हमारी टीम आपको पढ़ाती है, अगर आपका सहयोग नहीं होगा, आप पढ़ना ही नहीं चाहेंगे, बंद कर देंगे, तो क्या होगा, हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा नहीं जा पाएंगे, उसको कोई लाइक नहीं करेगा, सब्सक्राइब नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा और हमारा चैनल एक दिन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। दैट इज अ प्रोसेस, ठीक है। एक तरीके का जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है ना, उसी प्रकार का ये भी एक क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। टीचर और स्टूडेंट का दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके काम करते हैं। इसी को कहते हैं पार्टिसिपेशन टीचिंग। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये टर्म क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, रुचिपूर्ण शिक्षण। इसमें क्या है, इंटरेस्ट टीचिंग अप्रोच। यह भी एक बाल केंद्रित, ये भी क्या है, एक बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड प्रणाली है। इसमें बालक की रुचियों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य किया जाता है। इसमें खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है और बच्चे इसमें क्या करते हैं, पूरे इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्व भी होते हैं, क्योंकि इसमें जो चीजें सिखाई जाती हैं वो कैसे सिखाई जाती हैं, गीतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, खेलों के माध्यम से, मतलब सॉन्ग के मीडियम से उसको सिखाया जाता है। कोई गाना गा करके, कुछ जो है स्टोरी टेलिंग होती है उसमें करके, या फिर कोई प्ले ग्रुप बनाया जाता है, उस हिसाब से मतलब सॉन्ग सुना दिए जाते हैं, स्टोरीज बता दी जाती हैं,
खेल कराए जाते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चा बहुत अच्छे तरीके से उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि बच्चों को गानों में, डांस में, खेल में, कहानियों में, सब में बहुत ज़्यादा रुचि होती है और इसके माध्यम से वो बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाते हैं। ठीक, खेल खेल के द्वारा बच्चों का सृजनात्मक विकास होता है। तो ये थी कहानी किस चीज की, आपके रुचिपूर्ण शिक्षण या इंटरेस्ट टीचिंग अप्रोच की। अब अगला देखिए, निदानात्मक शिक्षण। इसका नाम क्या है, निदानात्मक शिक्षण अप्रोच। ठीक, डायग्नोस्टिक टीचिंग अप्रोच है क्या ये। निदानात्मक शिक्षण उपागम में बच्चे की पढ़ाई से संबंधित त्रुटियों और समस्याओं का पता लगाया जाता है। एरर्स जो होती हैं उसकी पढ़ाई में, और जो होती हैं प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको क्या किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है। उसके बाद इन सभी समस्याओं का क्या किया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है, निदान किया जाता है, और अलग अलग पॉसिबल वेज जो होते हैं, अलग अलग संभव तरीके, अलग अलग संभव उपायों के माध्यम से निदानात्मक कार्रवाई की जाती है। तो एक लाइन में कहें कि निदानात्मक शिक्षण उपागम क्या है, या ये जो डायग्नोसिस टीचिंग अप्रोच क्या है, तो ये ऐसा है कि जो बच्चे के पठन पाठन में जो समस्याएं आती हैं, त्रुटियां आती हैं, एरर आती है, प्रॉब्लम्स आती है, उनका पहले पता लगाया जाता है, पहले पता लगाया जाता है। उसके बाद हर संभव उपाय का उपयोग करके उसकी समस्याओं का निदानात्मक कार्रवाई के माध्यम से उसका पटापेच किया जाता है, या उसकी परेशानी को सॉल्व किया जाता है। ठीक, फिर अगला है उपचारात्मक शिक्षण। इसका मतलब रेमेडियल टीचिंग। इसका मतलब क्या है, रेमेडियल टीचिंग अप्रोच। अगर हिंदी में कहें तो उपराचात्मक शिक्षण उपागम। ये सारी चीजें बार बार नहीं लिखी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बच्चों की असफलता के हर संभव कारणों का पता लगाकर इसके निस्तारण के लिए जो उपाय किए जाते हैं, उसी को कहा जाता है उपचारात्मक शिक्षण। क्या करा जाता है, बच्चों की असफलताओं का जो जो कारण है, जो भी कारण है, उसका पता लगा करके उसके निस्तारण, मतलब प्रॉब्लम्स का, जो उसकी फेलियर की वजह है, जो उसके फेलियर के एवरी पॉसिबल रीजंस जो हैं, उनका पता लगा करके उनको सॉल्व किया जाता है, या उसका निस्तारण किया जाता है, उसका उपाय किया जाता है। इसी को हम कहते हैं रेमेडियल टीचिंग अप्रोच। एक शिक्षक भी एक चिकित्सक की तरह कार्य करता है। शिक्षक कैसे कार्य करता है, एक चिकित्सक की तरह कार्य करता है इस अप्रोच में। जैसे एक चिकित्सक सभी बीमारियों के कारणों का पता लगाता है पहले, उसके बाद पहले प्रॉब्लम डायग्नोसिस होती हैं, फिर इनका पता लगाया जाता है, फिर उसके बाद उस हिसाब की दवा दी जाती है, तो समस्या खत्म। आपके पेट में दर्द हो रहा है, इसके कई पॉसिबल रीजन हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली क्या रीजन है, एग्जैक्टली आपके पेट में दर्द का क्या रीजन है, इसका पता लगाना जरूरी है, तभी आपको दवा असर करेगी। इसी प्रकार से अगर एक बच्चा बार बार असफल हो रहा है, तो कौन सी ऐसी वजह है कि वो असफल हो रहा है। डायरेक्ट ये नहीं कहा जा सकता कि वो पढ़ता नहीं है इसलिए असफल है। पढ़ता क्यों नहीं है, इसकी भी एक वजह होगी। ठीक, उस वजह का पता लगा करके शिक्षक उस प्रक्रिया को अपने हिसाब से क्या करता है, आगे बढ़ाता है, और समस्या को खत्म करके बच्चे को पूरा सहयोग देता है। जैसे एक चिकित्सक रोगों के कारणों का पता लगा करके उसका उपचार करता है, वैसे ही एक शिक्षक बच्चों की असफलताओं के कारणों का पता लगा करके उसका भी उपचार करता है। ठीक है, अब इसमें दो डेफिनेशन है। एक है ब्लायर के अनुसार। ब्लायर ने क्या कहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। इसका जो रेमेडियल टीचिंग है, इसका काम क्या है कि जो दोषपूर्ण अध्ययन है, हो सकता हो पढ़ने में कोई दिक्कत हो, गलत तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हो, या दोषपूर्ण अध्यापन के प्रभाव को, या जो पढ़ाया जा रहा है वो गलत है,
दो ही कारण हो सकते हैं असफलता के, कि आप या तो गलत चीज पढ़ रहे हैं, दूसरा या तो आपको गलत पढ़ाया जा रहा है, यही हो सकता है असफलता का कारण। इसी का पता लगा करके जो है शिक्षक सारे काम करता है। तो ब्लायर के डेफिनेशन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इन दोषों व दोषों के कारणों को खोजना एवं कमजोरियों का निराकरण करना। भाई जो भी कारण है, चाहे वो दोषपूर्ण हो, चाहे उनकी कोई दूसरी वजह हो, इन सब का पता लगाइए और इसका क्या करिए, आप समाधान कीजिए, इसका निराकरण कीजिए। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार क्या है? उपचारात्मक शिक्षण एक छात्र की कमी निम्न समान योग्यता के कारण नहीं को अंशता अथवा पूर्णता दूर करने के लिए उद्दिष्ट विशेष शिक्षण है। बच्चे में जो भी कमी है वो उसको अंशता या पूर्णता जो भी है उसको दूर करने के लिए एक विशेष शिक्षण है। सीधा सीधा इनका ये कहना है। ठीक है, अब ये शिक्षण कैसे है? ये शिक्षण मंद बुद्धि छात्रों के लिए कैसे काम आता है? जो रेमेडियल टीचिंग है वो डल आईक्यू स्टूडेंट के लिए कैसे वर्क करती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? तो मंद बुद्धि छात्रों के लिए शिक्षण, इसका मतलब रेमेडियल टीचिंग फॉर डल आईक्यू स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? मंद बुद्धि बच्चों को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यक्तिगत रूप से उनको गाइड करना चाहिए, आपको पर्सनली गाइड करना चाहिए एज अ टीचर। कि आप टीचर हैं तो आप जो ये मेंटली डल बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, इनको क्या करना चाहिए? डल आईक्यू के जो भी स्टूडेंट हैं उनको आप पर्सनली गाइड करिए। अगला, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का उपयोग करिए, मतलब ऑडियो विजुअल चीजों का प्रयोग कीजिए। जो भी आपके पास ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स होते हैं आप उनका भरपूर प्रयोग कीजिए, ताकि वो चीजों को देख करके और सुन करके ज्यादा बेहतर तरीके से सीखें। इसके बाद बच्चों को पीछे ना बैठा करके आगे बैठाइए। ठीक है, इनके खेल विधि के द्वारा ज्यादा शिक्षण दिया जाना चाहिए, इनको खेल विधि द्वारा शिक्षण प्रदान करना चाहिए। भाई बच्चा जब किताबों से नहीं पढ़ पा रहा है, एग्जाम्पल्स से नहीं पढ़ पा रहा है, तो क्या है आपके पास? आपके पास है कि आप पर्सनली उसको गाइड करें, उसको क्लास में सबसे आगे बैठाएं, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करें, प्ले के मीडियम से आप उसको, खेल के माध्यम से उसको चीजों को सिखाएं। तो ये मंद बुद्धि छात्रों के लिए शिक्षण था। अब अगला है हमारा अप्रोच बहुकक्षा शिक्षण, मतलब मल्टी क्लासेस टीचिंग। नाम से ही मालूम चल रहा है, इसमें एक शिक्षक एक साथ एक से अधिक कक्षाओं को एक साथ पढ़ाता है। भाई इसमें क्या है? शिक्षक एक साथ एक से अधिक क्लासेस को हैंडल करता है। शिक्षण उपागम का प्रयोग वहां होता है, मतलब इस प्रकार के शिक्षण अप्रोच का प्रयोग वहां होता है जहां कक्षा कक्ष का अभाव होता है और जहां शिक्षकों की कमी होती है, वहां भी इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार के शिक्षण में मॉनिटर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस, दो या दो से अधिक क्लासेस क्या होती हैं, मर्ज करी जाती हैं, और उसमें फिर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या होता है, सर्वे सर्वा वहाँ पे मॉनिटर को बनाया जाता है कि कुछ चीज़ें तुम हैंडल करो, लेकिन वो टीचर की जगह नहीं ले सकता है। मेन अप्रोच टीचर का ही होता है। मॉनिटर सिर्फ क्या कर सकता है, थोड़ी बहुत टीचर की हेल्प कर सकता है। किसके लिए? क्लास में जो भी अनुशासन है, जो भी अशांति है, उसको दूर करने के लिए। फिर हमारा लास्ट है बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, ये क्या है? बहुस्तरीय शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था में अध्यापक उच्च कक्षाओं के छात्र को एक साथ बैठा करके शिक्षा देता है। इसमें अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, इनको एक साथ सिखाना और पढ़ाना होता है। यहाँ भी टीचर की जो अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए और टीचर का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इस प्रकार में इसमें उसकी श्रम शक्ति, सूझबूझ और टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीज़ों का एक साथ उपयोग होता है, और ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। तो ये आज हमारा हो गया है शिक्षण के नवीन उपागम, या कह सकते हैं कि न्यू अप्रोचेस टू टीचिंग।
ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हमारा कल एक आखिरी क्लास बचेगी जिसमें हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्तमान भारतीय समाज में और पुराने जमाने में जो भी शिक्षा व्यवस्थाएं थी उसके बारे में अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। आई होप कि आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसके बारे में हमें आप पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी परेशानियां हैं आपको टीचिंग से रिलेटेड या हमारे कंटेंट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में पिन करें, हम आपके मैसेजेस का जवाब जरूर देंगे। पूरी तरीके से हमारी टीम का सपोर्ट करिए, हमें अप्रिशिएट करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार में, दोस्तों में, मिलने जुलने वालों में सभी में इसको शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।